हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और जैसे कि अभी रिसेंट वीडियोस मेरी चली हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। मेरा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चा सबसे अच्छे मार्क्स गेन कर रहा है उसी को इंटेलिजेंस कहते हैं, बट इंटेलिजेंस यहीं तक सीमित नहीं है। इंटेलिजेंस हर वो चीज़ है जो कि हम रोज़ अपनी लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। हाँ, अपनी लाइफ को अच्छे से हर माहौल में अडेप्ट कर पाते हैं। किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम बात करते हैं, हर चीज़ में इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। और इसी तरीके से जो हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे थ्योरीज़ की, वो कुछ इस तरीके से हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एंड ट्रायर्किक थ्योरी। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप की थी अल्फ्रेड बिनेट ने, और उनके अकॉर्डिंग ये एक सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस था जिसको मोनार्किक थ्योरी या फिर सिंगल फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। उनके अकॉर्डिंग हर इंसान के अंदर एक जनरल फैक्टर होता है, जो जिसके अंदर भी जनरल फैक्टर होगा और वो कोई भी एक स्किल कर सकता है, तो यानी कि वो सभी स्किल में परफेक्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि इफ़ सपोज़ कोई अच्छा कुक है, तो दैट डज़न्ट मीन कि वो एक अच्छा होम मेकर भी होगा। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई किसी फ़ील्ड में अच्छा है तो वो दूसरी भी फ़ील्ड में अच्छा ही होगा। तो हर किसी के अंदर एक जनरल फैक्टर होता है, बट इसको क्रिटिसाइज़ किया स्पीयरमैन ने अपनी टू फैक्टर थ्योरी दे कर के। और उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है जनरल फैक्टर जिसको जी फैक्टर कहा जाता है, और एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर जिसको एस फैक्टर कहा जाता है। जैसे जी फैक्टर में यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या हो गया कि अगर कोई बच्चा अच्छा टेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छा है अपनी स्टडी में, अपने एग्ज़ाम में, वो उम्मीद है कि वो दूसरा भी अच्छा ही करेगा, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दे हैव अ हाई जनरल इंटेलिजेंस और जी फैक्टर। जो उसको इन्फ्लुएंस करता है बाकी टास्क में भी, बाकी मेंटल टास्क में भी। अब स्पेसिफिक एबिलिटी में क्या हो गया कि जैसे कहा जाता है हर इंसान के अंदर अपनी एक खूबी होती है, तो यानी कि एजुकेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर एक एक्सीलेंट खूबी है। जैसे कि या तो वो अच्छा सिंगर है, या तो वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, एथलीट है, गेम्स में अच्छा है, आर्किटेक्चर बन सकता है। ये उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी की, जिसको प्रपोज किया था थर्स्टन ने। और इस थ्योरी के अनुसार कोई भी एस फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। उनका कहना था कि हमारी जनरल इंटेलिजेंस ही है विच कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। और उन्होंने सारी जनरल एक्टिविटी को जिन पार्ट्स में डिवाइड किया है उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा वर्बल एबिलिटी विच इज़ रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़। सेकेंड फैक्टर है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़। इसमें बात करेंगे स्पीड एंड एक्यूरेसी इन न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स, कोई कितना बेहतर है इन स्किल्स में। फिर थर्ड है स्पेशल फैक्टर विजुअलाइजिंग पैटर्न्स एंड फॉर्म्स, ठीक है। फिर है परसेप्चुअल स्पीड, स्पीड इन परसीविंग डिटेल्स। फिर फिफ्थ है वर्ड फ्लुएंसी, यूजिंग वर्ड्स फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली। सिक्स्थ है मेमोरी, कोई कितने अच्छे से कितनी चीज़ें याद कर सकता है और कितने ज़्यादा दिन तक। फिर है इंडक्टिव रीजनिंग, डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स। ये हमारी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थी: वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशल रिलेशंस, परसेप्चुअल स्पीड, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एंड रीजनिंग। अब एग्जांपल है, जैसे कि कोई भी पर्सन है, वो बहुत अच्छा है न्यूमेरिकल रीजनिंग में और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में, लेकिन वो वीक है किस में? स्पेशल रिलेशंस में, इंडिकेटिंग अ मोर मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और इसमें उनका कहना था कि हर इंसान के अंदर अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, और उसी हिसाब से हर इंसान का अपना तरीका होता है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और इंफॉर्मेशन स्टोर करने का। शुरुआत में इन्होंने 7 इंटेलिजेंस बताई थी, लेकिन उसके बाद 8 इंटेलिजेंस बताई उन्होंने। और उनमें से सबसे पहला पॉइंट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब द एबिलिटी टू थिंक इन वर्ड्स। इंसान किस तरह से वर्ड्स के ज़रिए सोचता है और किस तरह से इफेक्टिवली अपनी लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है और किस तरह से अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है। या मतलब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी एक कला होती है। बहुत से लोग होते हैं कि अपनी बात को बहुत ईजिली मनवा लेते हैं दूसरों से, और बहुत से लोग होते हैं कि अपनी बात को जता पाते हैं कि हाँ, हम इतने इतने ये काम कर सकते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। लेकिन उसी जगह
दूसरे जो लोग होते हैं वो अपनी सिर्फ बातों की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में भी। और जिसको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है वो बहुत अच्छे रीडिंग में होते हैं, राइटिंग में होते हैं, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा होता है उनका, और उनको दूसरी लैंग्वेजेस लर्न करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की, जिसमें देखा जाता है कि इंसान के अंदर कितनी एबिलिटी है टू थिंक लॉजिकली, रीज़न एंड सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ऐसे लोग कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लेते हैं वो। अब इसका एग्जांपल तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन का ही है। फिर है स्पेशल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट्स ऑब्जेक्ट्स इन द माइंड्स आई। मतलब बेसिकली आर्टिस्ट की ही बात चलिए यहाँ पे, जैसे आर्किटेक्चर हो गए या फिर विजुअल आर्टिस्ट हो गए, वो किस तरह से अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करके उसको अपने पेपर पे निकाल के रख देते हैं। तो ये हो गया हमारे स्पेशल इंटेलिजेंस। फिर है म्यूज़िक इंटेलिजेंस होता है, जिसमें पिच, रिदम, टोन, इन सबको एक साथ मतलब इसको फ़ील करने की, इसकी सेंसिटिविटी को जानने की क्षमता होती है जिसके अंदर, ठीक है। साउंड हो गया, रिदम हो गया, म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक लर्न करना आसान बात नहीं है, उसकी धुन, उसका मतलब जो ऊपर नीचे साउंड जाता है उन सब का ध्यान रखना होता है। तो पीपल विद हाई म्यूज़िकल इंटेलिजेंस ऑफन एक्सेल इन कंपोजिंग म्यूज़िक कंपोज कर सकते हैं वो, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट मतलब प्ले कर सकते हैं और गाना भी गा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की। सो इसमें क्या हो गया, द एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, जो कि किसके अंदर होती है, एथलीट्स के अंदर होती है, डांसर्स के अंदर होती है, और सर्जन्स हु रिलाई ऑन देयर प्रिसाइज बॉडीली कोऑर्डिनेशन, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बॉडी को मतलब किस तरीके से कितना मूव करना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। मतलब किस तरीके से हम दूसरों के साथ अपना एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल के साथ रिलेशन बना सकते हैं। इट इन्वॉल्व सेंसिटिविटी टू द मूड्स, फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस ऑफ अदर्स। सो इसमें क्या होता है कि पीपल विद हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स, एम्पैथेटिक एंड एबल टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। वो मतलब होता है ना, लोग उनकी बात इजीली मान लेते हैं। अगर कोई अच्छा बोल पा रहा है, अच्छा अंडरस्टैंड कर पा रहा है, दूसरों के साथ रिलेशन अच्छा बनाता है, तो फिर हर कोई है मतलब सजेशन मानता है कि हमें यही प्रॉब्लम है, हम कैसे डील करें। तो यही होता है। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ इंक्लूडिंग वंस थॉट्स, इमोशन एंड मोटिवेशन। खुद को जानना, क्योंकि जो लोग खुद को जानते हैं, खुद से सेल्फ अवेयर होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, दे आर एबल टू रेगुलेट देयर इमोशंस इफेक्टिवली। सो एग्जांपल में हो गया जैसे बुद्ध और फिलोसफर्स हु डेल्व इनटू सेल्फ अवेयरनेस। उन्होंने क्या करा, मतलब जितने भी फिलोसफर्स थे उन्होंने अपने आप को जाना, अपनी अंतरात्मा को जाना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ फिलॉसफीज दी। फिर नेक्स्ट है हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको उन्होंने बाद में ऐड किया, विच इन्वॉल्व्स सेंसिटिविटी टू नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जैसे कि जो हाई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड जूलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये थी हमारे गार्डनर्स की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं स्टर्नबर्ग-स्ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की, जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस के 3 कंपोनेंट्स बताए थे। फर्स्ट है एनालिटिकल, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। नेक्स्ट सेकंड है क्रिएटिव, नॉवल थिंकिंग, एंड प्रैक्टिकल, एवरीडे टास्क एंड अडेप्टेबिलिटी। सो उनका कहना था कि देयर आर 3 मेंटल प्रोसेसेस और एंड 3 कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस। मतलब ये तीनों ही कंपोनेंट्स जो हैं वो एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस की निशानी है। अगर कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन इन तीनों का ही कंबाइन कर ले तो वो एक अच्छी इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से एक थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने, जिसको कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसमें उनका कहना था कि देयर इज़ नो जनरल एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो जनरल एबिलिटी है उन्होंने उसी को ख़त्म कर दिया था कि जनरल एबिलिटी कुछ नहीं होती। देयर आर सेवरल फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस, इन एनी मेंटल एक्शन सेवरल फैक्टर्स वर्क टुगेदर। मतलब देयर आर सेवरल फैक्टर्स के हर इंसान के अंदर एक बहुत तरीके के फैक्टर्स होते हैं, वो सारे मिल के वर्क करते हैं, तब जाके एक इंटेलिजेंस वर्क करती है। तो इसी तरह से उन्होंने जो अपने फैक्टर्स बताए थे वो उनका जैसे मैकेनिकल फैक्टर हो गया, स्पेशल हो गया, न्यूमेरिकल हो गया और वर्बल हो गया, ये 4 फैक्टर उन्होंने बताए थे।
अब नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट आ जाती है गुलफोर्ड की 3 डायमेंशनल थ्योरी, जिसको उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है 3 तरीके से, जैसे ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये इनके 3 मेन पार्ट्स हो गए। फिर उसके बाद इसी कंटेंट को उन्होंने 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, जैसे कि नेमली विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। ऑपरेशन को इन्होंने 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, कॉग्निशन, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट्स को 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस। सो इसी तरीके से ये उनकी 3 डायमेंशनल थ्योरी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करते हैं वर्नन्स हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की, जिसको इंट्रोड्यूस किया था फिलिप ई वर्नर्स ने इन 1950। सो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक जो डायग्राम बताया था, जो एक हायरार्किकल थ्योरी दी थी, उसमें सबसे पहले जी फैक्टर आता है, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस आता है सबसे ज़्यादा टॉप पर। ये जी फैक्टर ऐसा है कि अगर किसी के अंदर भी है तो उसके अंदर एक कला है कि वो हर मतलब नॉलेज को हासिल करने की एक अच्छी खासी क्षमता रख सकता है। अ पर्सन विद अ हाई जी फैक्टर में एक्सेल अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल टास्क सच एज सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेजर ग्रुप फैक्टर्स। अब इस जी फैक्टर को उन्होंने 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया। एक हो गया हमारा वर्बल एजुकेशनल इंटेलिजेंस, जिसको वी फैक्टर कहा जाएगा। फिर उसके बाद स्पेशल मैकेनिकल इंटेलिजेंस, जिसको के फैक्टर कहा जाएगा। अब वर्बल एजुकेशनल इंटेलिजेंस में क्या हो गया, दिस ग्रुप इंक्लूड्स एबिलिटीज रिलेटेड टू वर्बल रीजनिंग, लैंग्वेज स्किल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्पेशल मैकेनिकल इंटेलिजेंस में क्या हो गया, दिस ग्रुप एनकम्पासेस एबिलिटीज रिलेटेड टू स्पेशल अवेयरनेस, मैकेनिकल रीजनिंग एंड द मैनिपुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सो ये आई थिंक आप लोग की समझ आ रहा होगा। ठीक, अब उसके बाद ये ही जो वी फैक्टर हो गया, अब जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको वर्बल का, कि आ राइटर और लॉयर में हैव हाई वर्बल एजुकेशनल इंटेलिजेंस। अब जाहिर है लॉयर का तो बात करने का काम है, तो उसको वर्बल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, और इसी सिमिलरली एजुकेशनल लाइन में भी सेम है। और दूसरी तरफ एग्जांपल हो गई के फैक्टर की, जो भी आर्किटेक्ट या इंजीनियर है उसको एक अच्छी मैकेनिकल इंटेलिजेंस होगी। फिर मेजर ग्रुप फैक्टर हो गया, जैसे वर्बल एजुकेशनल और स्पेशल मैकेनिकल इंटेलिजेंस के जो नीचे आ जाता है वो है माइनर ग्रुप फैक्टर। अब इसको भी डिवाइड कर दिया गया स्पेसिफिक एबिलिटी के साथ। अब जैसे एक हो गया कि वो मैथ्स की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप की। ठीक है, वो हर मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छा नहीं है कोई भी। या फिर कोई भी एक जैसे होता है यूजिंग टू नेविगेट यूजिंग अ मैप कुड बी कंसिडर्ड स्पेसिफिक एबिलिटीज़। सो ये भी हमारे स्पेसिफिक एबिलिटी में आ जाता है। सो ये उनका कुछ डायग्राम हो गया। सो उम्मीद करती हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके भी बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।